आपके घर में मरने के बाद कौन भूत बन के घूम रहा है? एलियंस ने भारत में भगवान शिव के मंदिर बनाए हैं। हमारे शरीर में हर एक घंटे में 12 मिनट के लिए एक ऐसा तत्व प्रवाहित होता है जो आपके गुस्से की चिंगारी को आग में बदल सकता है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये हैं हमारे देश के अग्रणी एजुकेटर और यूट्यूबर डॉक्टर अरविंद अरोड़ा, ऑनररी पीएचडी, जो कभी वेदांतु और अनअकैडमी पर साइंस पढ़ाया करते थे और आजकल पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है A2 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा काम वासना को कम करने का एक बहुत ही आसान उपाय है। इंटरकोर्स के टाइम सिर्फ एक सांस का आकलन करके आप ये पता लगा सकते हो लड़का होगा या नहीं। आप आत्मा को महसूस भी कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इस वीडियो में हमने बार बार कहा था बस करो A2, पर A2 सर नहीं रुके तो हम भी कहाँ रुकने वाले हैं। तो पेश है पार्ट 2, जिसमें और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल स्यूडो साइंस के पकौड़े तले गए हैं। बहुत सी रील्स तो ऐसी हैं जिसमें हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पर जो भी स्यूडो साइंस वाली रील है उनका पोस्टमार्टम तो हम कर ही सकते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? पर एक बात तो है कि अगर A2 सर और बाकी लोगों के स्यूडो साइंटिफिक क्लेम पर हर एक क्लेम पर एक पेड़ लगाया गया होता तो आज हम अमेज़न से भी घने जंगलों में बैठे हुए होते हैं। सबसे पहले तुलसी में होता है मरकरी। तुलसी के पत्ते को चबाना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि तुलसी में मरकरी यानी कि पारा होता है जो हमारे लिए पॉइजनस होता है। तुलसी के पत्ते को चबाने से दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए तुलसी के पत्ते को या तो गंगा जल में या चरणामृत में या पंचामृत में डालकर पिया जाता है। लिक्विड फॉर्म में उसको डाइल्यूट किया जाता है। उसका भी एक प्रोसेस होता है। उसको आयुर्वेद में एक तरीके से प्रोसेस करके फिर उसके अर्क को पिया जाता है, चबाया नहीं जाता है। इसलिए बी केयरफुल। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें ठोक बजाकर रिसर्च करनी चाहिए। तुलसी यानी होली बेसिल के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं और इस बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। कुछ तो कहते हैं कि तुलसी में मरकरी नहीं होता और कुछ कहते हैं कि होता है। तो माने किसकी? मानी उसकी जाए जो बेहतर रिसर्च है। बेहतर रिसर्च मतलब पीयर रिव्यूड रिसर्च, ऐसी रिसर्च जैसे इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने, एक्सपर्ट्स ने ठोक बजाकर देखा है, उसके पड़ताल की है। तो ऐसी ही एक रिसर्च कहती है कि तुलसी में मरकरी होता तो है, बट उसी के साथ बाकी सारी हर्ब्स जैसे पुदीना, पार्सले, धनिया, इन सब में भी मरकरी होता है। अब प्लांट में मरकरी आया कहाँ से? मिट्टी से। मिट्टी में कहाँ से आया? ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर में कहाँ से आया? हमारे आसपास के पोल्यूशन से। और ये लॉजिक तो थोड़ा गड़बड़ है कि तुलसी के पत्ते में मरकरी होता है, उसको दांत से मत चबाओ, उसको सीधे निगल जाओ। अगर तुलसी में मरकरी है तो वो आपके पेट में जा रहा है ना, तो क्या बिना चबाए वो गायब हो जाएगा? और बाकी हर्ब्स का क्या जो हम खाने में खा रहे हैं उनको भी ना चबाएं। बट ये क्लियर कर दूं कि इन सारे प्लांट्स में जो मरकरी का लेवल होता है वो जनरली इतना ज्यादा नहीं होता कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। और इस बात की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी चीज की टॉक्सिसिटी यानी वो हमारे लिए खतरनाक है या नहीं है, वो उसकी मात्रा, कितने टाइम से ले रहे हैं, और उसकी पोटेंसी यानी कितना खतरनाक वो हमारे लिए है, उस पर निर्भर करेगी। और इन तीनों को हमें साथ में देखना पड़ेगा अगर हम किसी भी चीज की टॉक्सिसिटी की, उसके अपने पर पड़ने वाले असर की बात कर रहे हैं। तो अब तुलसी को क्योंकि विशेष स्थान प्राप्त है, इसे पवित्र माना गया है ड्यू टू इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो शायद इसको लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, इसके लिए लोगों ने ज्यादा सोचा होगा, बाकियों के लिए नहीं सोचा होगा। बट रिगार्डलेस, एक ही गोत्र में शादी करने को मना है हिंदू धर्म में और इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। आज तो बहुत ही कम लोग इसे फॉलो करते हैं। कई धर्मों में तो चाचे, ताए या बहुत नजदीकी रिश्तेदारों में ही शादियां कर दी जाती हैं। लेकिन भारतीय समाज में एक गोत्र में लड़का या लड़की की शादी नहीं की जाती है क्योंकि भारतीय समाज में तो बाकी धर्म भी आते हैं, बट रिगार्डलेस एक गोत्र में विवाह करने से तमाम तरह की बीमारियों की संभावना अधिक रहती है। ये बात कई शोधों में भी सिद्ध हो चुकी है। व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी ना हो इसके लिए इसका एक ही इलाज है, सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी अपने नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में, स्पेशली सनातन हिंदू संस्कृति में, नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं किया जाता। तो A2 सर का आइडिया सही है कि जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना ही जीन पूल स्ट्रांग होगा। क्योंकि अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट एक साइड के पेरेंट में आ गया और दूसरे साइड के पेरेंट में भी आ गया गलती से, तो वो जेनेटिक डिफेक्ट या खराबी बच्चे में भी आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पहले यूरोप में यानी अंग्रेजों के यहाँ पर जो शाही खानदान हुआ करते थे, वो अपनी ब्लड लाइन को प्योर करने के लिए सिर्फ अपने अंदर में ही शादियां किया करते थे। तो उससे उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज, खराबियां, जेनेटिक बीमारियां उनको होने लग गई। हमारे यहाँ पर इस चीज को पकड़ लिया गया और गोत्र का सिस्टम लागू कर दिया गया। एक ही परिवार के यानी एक ही क्लैन के यानी एक ही जेनेटिक लीनिएज से निकले हुए लोग
एक ही गोत्र के माने गए। सेम गोत्र में शादी करेंगे तो वही सेम जेनेटिक डिफेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज एक्सप्रेस हो जाएंगी बच्चे में। तो आइडिया 100% ठीक है, सेम गोत्र में शादी ना करें, बट गेस व्हाट, जीन पूल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जेनेटिक डिफेक्ट्स को और कम करने के लिए एक और आइडिया है जिसे अब्बा नहीं मानेंगे। वो है इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिज, इंटर प्लेनेटरी मैरिज। इससे क्या जबरदस्त जीन डाइवर्सिटी आएगी, जीन पूल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इससे एक और काम होगा कि ये जो जात पात पर हम लड़ते रहते हैं, धर्मों के नाम पर हम लड़ते रहते हैं, वो भी एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे धर्म, सारी जातियों के लोग आपस में थोड़ा मिक्सड अप होके रहेंगे। गुड आइडिया, राइट? तो एक तरफ हम चाह तो रहे हैं कि हम जेनेटिक बीमारियों से दूर रहें, जेनेटिक डिफेक्ट्स हमारे अंदर ना आए, पर हम इसको सिर्फ गोत्र तक सीमित क्यों रख रहे हैं? हम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? और जो गलती से हिम्मत कर लेते हैं, जो अलग अलग जातियों में, अलग धर्मों में शादी कर लेते हैं, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग उनके साथ क्या होता है। पूछा किसी ने? पर गोत्र की बात करें तो अधिकतर लोगों को अपना गोत्र नहीं पता होता। वो या तो किसी पंडित से पूछते हैं या अपने किसी बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं। और आज के जमाने में न्यूक्लियर फैमिलीज में तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे दादाजी के दादाजी का क्या नाम था। तो किस पर रिलाय करें अपना गोत्र पता करने के लिए? तो इसका बेस्ट उपाय क्या है? जो शादी करने वाला जोड़ा है वो अपनी जेनेटिक टेस्टिंग कर ले। कुंडली मिलाने की जगह इस तरह की जेनेटिक कुंडली मिला ली जाए तो सारी की सारी जो बीमारियां हो सकती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं आगे आने वाले बच्चे को, वो नहीं होंगे। ये पेट की चर्बी आती कहाँ से है? क्या ये हमारे खाने से आती है? नहीं। तो चलो आज इसका राज खोलते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पेट की चर्बी खाने से आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर कहाँ से आती है? स्ट्रेस से। और हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि आप उन लोगों को देख सकते हैं जो लंबे समय से डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार हैं। अगर आप उन्हें स्कैन में डालेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वो खा नहीं रहे हैं, उनका वजन घट रहा है, उनकी त्वचा के नीचे की चर्बी भी कम हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी विसनल फैट यानी कि पेट की चर्बी बढ़ रही है। वो वजन घटा रहे हैं, लेकिन उनकी पेट की गहरी चर्बी बढ़ते जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कारण है कोर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। यही पेट की चर्बी को बढ़ाने का मुख्य कारक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए जो पेट की चर्बी से परेशान है, उसके लिए स्ट्रेस ही जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर आपको पेट की चर्बी से मुक्ति पानी है, तो आपको सबसे पहले स्ट्रेस से मुक्ति पानी पड़ेगी। इनकी जितनी भी रील मैंने देखी हैं, उसमें यही पता चलता है कि एक तरह की पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बट अगर कोई इंसान सिर्फ एक तरफ की पिक्चर आपको दिखाए, सिर्फ एक ही पहलू बताए और दूसरा पहलू ना बताए, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? 2 तरीके से हमारी बॉडी फैट को स्टोर करती है। एक तो होता है सबक्यूटेनस फैट, यानी हमारी स्किन के अंदर, जस्ट स्किन की इमीडिएट लेयर के अंदर में जो फैट होता है, उसे कहते हैं सबक्यूटेनस फैट, जो एक तरह से उतना नुकसान नहीं करता जितना दूसरा करता है। दूसरा है विसरल फैट, यानी जो हमारे पेट के आसपास में, यानी स्पेशली हमारे वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड में जो फैट होता है, उसको कहा जाता है विसरल फैट। क्यों है ये ज्यादा नुकसानदायक? क्योंकि जब विसरल फैट एक सीमा से ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये हमारे ऑर्गन्स को ठीक से काम नहीं करने देता, उनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न करता है। जी हाँ, क्रॉनिक स्ट्रेस भी एक कारण है आपको मोटा बनाए रखने के पीछे, बट मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है आपका लाइफस्टाइल, लॉन्ग सिटिंग, हाई कैलोरी इंटेक, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, नो एक्सरसाइज। अगर मान लीजिए किसी का स्ट्रेस कम हो भी जाए, जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, लगातार जो आपको स्ट्रेस हो रहा है वो खत्म हो भी जाए, और ये बाकी सब चीजें खत्म नहीं हो रही हैं, तो क्या लगता है आपको? आपका जो फैट है वो कम हो जाएगा? नहीं। क्योंकि आपको मोटा बनाने के पीछे और मोटा बनाए रखने के पीछे सबसे बड़ी चीज है हाई कैलोरी इनटेक। टेक्निकली आपका स्लो मेटाबॉलिज्म, जो कि उतनी ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं कर रहा है जितनी आप खा रहे हैं। यानी टेक्निकली आप अपने न्यूट्रिशन को, खान पान को इग्नोर कर रहे हैं। खान पान को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, बट आप A2 सर को जरूर इग्नोर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अब तो बस करो A2। रात को किस दिशा में सर रख के सोना चाहिए, क्या आप जानते हैं? बहुत से लोग ये नहीं जानते, और इसी वजह से उन्हें रात को ढंग से नींद नहीं आती, और सुबह थके थके से उठते हैं और फिर खाली पेट चाय पीने को भी उतावले हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अब किस दिशा में सर रख के सोना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ये मानते हैं कि जब हम नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में सर रख के सोते हैं, तो वो हमारे लिए स्लो पॉइजन यानी कि धीमे जहर के जैसे काम करती है। शास्त्रों में लिखा है, उत्तरेन मुखम नैव शयेत श्वासो बंधकृत,
यानी कि उत्तर में सर रख के सोने से श्वास बाधित होती है, क्योंकि अर्थ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो पोल्स की तरफ जाता है, और हमारी बॉडी में आयरन होने की वजह से वो हमारे हार्ट फंक्शनिंग और ब्रेन फंक्शनिंग में इफेक्ट डालता है। इनफैक्ट वो हमारे प्राण के प्रवाह को भी डिस्टर्ब करता है। तो जब भी आप रात को सोएं तो अपना सिर दक्षिण पश्चिम या पूर्व दिशा की तरफ रख के सोएं, और आज ही चेक करें कि आप कौन सी दिशा में सर रख के सोते हैं। ये इतना प्रेवलेंट, इतना प्रचलित स्यूडो साइंस है कि इसके बारे में शायद ही किसी ने नहीं सुना होगा। अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो गूगल सर्च में भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इसको पुष्टि करेंगे कि हाँ, नॉर्थ में सरक के नहीं सोना चाहिए और बाकी तरफ सरक के सोना चाहिए। लॉजिक और साइंस की तो यहाँ पर हत्या हो ही रही है और हत्या कर रहे हैं टू सर, बट इसके पीछे का रीजन समझते हैं। क्या हो कि अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि हम किस डायरेक्शन में सर रख के सोएं, टेक्निकली अगर मैं मान भी लूं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे को इतना ज्यादा अफेक्ट कर रही है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्पैक्ट कर रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है तो वो मेरे पाँव से सर की तरफ या सर से पाँव की तरफ किसी भी तरीके से ब्लड फ्लो को बाधित करेगा। तो किसी भी डायरेक्शन में सोना या हमारा सरवाइव करना, हमारा इस प्लेनेट पर रहना ही मुश्किल हो जाता अगर ऐसा होता तो। डोंट यू थिंक सो? तो ये है सिंपल कॉमन सेंस। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है हमारे पूरी बॉडी में कि जो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि हमारे एक डायरेक्शन में सोने से ब्लड का फ्लो चेंज हो जाता है, हमारे स्ट्रेस हो जाता है, हार्ट और ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। इनके हिसाब से लोग कह सकते हैं कि हाँ, आपका ब्लड जो है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, जैसा इस रील में भी कह रहे हैं, तो वो आयरन अफेक्ट कर सकता है। अब आयरन हमारी ब्लड में फ्री फॉर्म में तो है नहीं, ये तो हर कोई जानता है, बहुत बेसिक साइंस है। आयरन बाउंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ में। तो उस हीमोग्लोबिन की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक, जब वो ऑक्सीजन लेकर हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन लेकर हर एक सेल की तरफ जा रही हूँ, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं या ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। और दूसरा, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर जा रही हूँ बाहर एक्सपेल करने के लिए, यानी नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोनों केसेस में हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा चेंज्ड इफेक्ट देखा गया है। इंटरेस्टिंगली, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाउंड स्टेट में होता है तो वो मैग्नेट्स को रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता। और जब वो नॉन ऑक्सीजनेटेड स्टेट में होता है, यानी जब वो ऑक्सीजन बाउंड नहीं होती उसके साथ, तब वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक, इस शब्द पर जरूर ध्यान दीजिए। फेरोमैग्नेटिक नहीं, पैरामैग्नेटिक, यानी बहुत ज्यादा वीक अट्रैक्ट करता है वो किसी मैग्नेट को। तो ये हम समझ गए कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो मैग्नेटिक नहीं है या बहुत ज्यादा वीक मैग्नेटिक है। अब दूसरी बात है कि जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो दोनों ही काम यहाँ पर हो रहे हैं। एक तो हमारा जो ब्लड है, जिसको हम समझ रहे हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत माइन्यूटली, इसका इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस बात में कहीं से भी सच्चाई नहीं है। पर एटू सर से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा तो अपने पुराने प्रोफेशन की इज्जत रख लो, थोड़ा सा। तुमसे ना हो पाएगा। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं 8 से 12 तक के, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या और भी ज़्यादा बड़ी क्लासेस में, और आपको कन्फ्यूजन है करियर के बारे में, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आई एम एक्सपीरियंस्ड एंड सर्टिफाइड करियर गाइडेंस कोच, और मुझे सालों का अनुभव है। आई कैन हेल्प यू फॉर एनी करियर रिलेटेड क्वेश्चन। मुझे रीच आउट कीजिए मेरे ईमेल पर logicalproject1@gmail.com, या फिर जो गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। एलियंस ने भारत में भगवान शिव के मंदिर बनाए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे शिव मंदिर एक सीधी लाइन में बने। ये कैसे हो सकता है? भारत में ऐसे शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में बने हुए हैं, और उस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा कहा जाता है, या फिर इसे 79 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से शिव मंदिर आते हैं? पहला केदारनाथ, दूसरा कालाहस्ती, तीसरा एकंबरनाथ, चौथा तिरुवनमलाई, पांचवा तिरुविनायकवल, छठा चिदंबर नटराज, सातवां रामेश्वरम, आठवां कालेश्वरम। कल्पना कीजिए कि उस समय हमारे पूर्वजों ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। और मजे की बात यह है कि इन मंदिरों को अलग अलग पूर्वजों ने अलग अलग समय में बनाया था, और यह भी आश्चर्यजनक है कि एक सीधी रेखा में कैसे बन गए। यहां तक कि पंच केदार, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, केदारनाथ और रुद्रनाथ भी इसी देशांतर रेखा पर स्थित हैं। फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन। हम यहाँ पर सिर्फ इस रील के परिप्रेक्ष्य में इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। जो बहुत लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, बेसिकली ये चेरी पिकिंग है। ये एक लॉजिकल फैलेसी है जिसे शार्प शूटर, टेक्सास शार्प शूटर फैलेसी कहते हैं।
इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था अलग अलग प्रकार की लॉजिकल फैलेसीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। तो शार्प शूटर फैलेसी ये होती है कि पहले मैं किसी बुल्स आई पर निशान बना दूं गोलियों के और फिर बोलूं कि हाँ लग गया मेरा निशाना। तो ये निशाना लगाने की कोशिश की गई है, चेहरे पिकिंग करने की कोशिश की गई है। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर शिव मंदिर हैं इस लाइन के अलावा भी, और मेजर शिव मंदिर है जिसे आप इस मैप में देख सकते हैं। अब इस स्ट्रेट लाइन में उज्जैन का जो महाकालेश्वर या ओमकारेश्वर मंदिर है उसको इंक्लूड नहीं किया गया। क्या वो मेजर शिव टेम्पल नहीं है? इसके अलावा जो गुजरात में ज्योतिर्लिंग है उनको भी नहीं इंक्लूड किया गया। सिर्फ एक लाइन में जितने शिव मंदिर आते हैं उनको ही इंक्लूड किया गया। तो ये लॉजिकल फैलेसी है जिसे लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग देशों में लोग इसी तरह की चीजों को मानते हैं कि जैसे मिस्र के पिरामिड जो हैं वो बहुत लोग अभी तक यकीन करते हैं कि वो एलियंस ने बनाए हैं। जैसे ये सर अभी बोल रहे थे कि ये मंदिर एलियंस ने बनाए हैं। गीजा के जो पिरामिड है मिस्र में, इजिप्ट में, वो तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो एलियंस ने बनाया। एआई ने भी उस पर एक वीडियो बनाया था कि कैसे बने होंगे वो जायंट लोगों द्वारा, बट रिगार्डलेस। तो इस तरह की बातें लोग करते हैं, चेरी पिकिंग करते हैं डेटा की, और आपको बताते हैं कि देखो यही डेटा है, बाकी डेटा को इग्नोर कर देते हैं। बट उम्मीद नहीं होती है हमें साइंस कम्युनिकेटर्स से इस तरह की बातें करने की, बट हियर वी आर, इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। ये तो सिर्फ एक झलकी है जो आपको A2 सर के इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी। उसमें से कुछ ऐसी थी, मेजोरिटी ऑफ द रील्स ऐसी थी जो सांस से रिलेटेड है कि आप एक तरफ से सांस ले रहे हैं या दूसरी तरफ से सांस ले रहे हैं, उस पर बेटा हो जाएगा, या आप कितना देर जिंदा रहेंगे, या मेहमान को भगाना हो तो किस तरह की सांस। इट्स ऑल ओवर द प्लेस। बट अगर कोई क्लेम करता है कि आप मरने वाले हो क्योंकि आप एक तरफ से सांस ले रहे हो, तो वो बहुत मिसलीडिंग और खतरनाक क्लेम है, क्योंकि आप डर फैला रहे हो लोगों में। तो ऐसा ही क्लेम इन्होंने किया था इस रील में। सिर्फ नाक के नीचे इस तरह से उंगली रख के आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितने साल बचे। जैसे अगर किसी का दाहिना नाक यानी कि पिंगला नाड़ी ही लगातार सांस को अंदर बाहर कर रही है, यानी अगर कोई लगातार दाहिने नाक से ही सांस ले रहा है तो उसके जीवन में सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वर शास्त्र में लिखी है। उसमें लिखा है अहोरात्र द्वयम यस्य पिंगलायाम सदा गति तस्य वर्ष द्वयम प्रोक्तम जीवितम तत्व वेदिभिः, यानी कि यदि किसी की पिंगला नाड़ी यानी कि दाहिना स्वर पूरी तरह दिन रात कई दिनों तक लगातार प्रवाहित होता रहे तो उसे समझना चाहिए कि उसके जीवन में सिर्फ 2 वर्ष ही बचे हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मेरा भी दाहिना स्वर ही चल रहा है तो मुझे बच के रहना पड़ेगा थोड़ा। डरा दिया A2 सर ने। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा देखिए। बट यही कहना चाहूंगा कि डिविएटेड सेप्टम एंड मी बोथ क्राइंग इन द कॉर्नर, शायद ये बहुत लोगों को पता ना हो। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 80% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को डिविएटेड सेप्टम का इशू है। अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता क्योंकि उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, उनकी सांस ठीक से चलती रहती है। 99% लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि कौन सी नाक चल रही है, एज लॉन्ग एज सांस चलती रहे। डिविएटेड सेप्टम का मतलब है कि नाक, जो हमारा नाक का सेप्टम है, वो एक तरफ तिरछा हो गया है। तो अगर वो तिरछा हो गया है तो एक ही तरफ से सांस को प्रवाहित करवाएगा, वो दूसरी तरफ का जो नाक होगा वो बंद होगा। अगर वो बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फिर उसको ऑपरेशन से आपको ठीक कराना पड़ता है। अदरवाइज मोस्ट लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता। जनरली जो हमारी सांस का प्रवाह है, जो हमारी नाक है, वो कभी एक तरफ के नथुने से कभी दूसरी तरफ से वो टर्न लेता रहता है एक के बाद एक। तो ऐसा कोई बहुत अनकॉमन नहीं है कि एक ही तरफ से सांस आ रहा हो। ये डिविएटेड सेप्टम की वजह से मोस्टली होता है लोगों को। तो अगर 80% लोग डिविएटेड सेप्टम है उनको एस्टिमेटेड, तो क्या वो 80% लोग 2 साल में मौत को छू के टक से वापस, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सैल्यूट टू A2 सर फॉर दिस जानकारी। इसके अलावा इन्होंने बहुत जगहों पर बहुत सारी बातें कही हैं, तेजस्वी बोल कहे हैं, जिसमें से कुछ को हमने, चुनिंदा चीजों को हमने पार्ट 1 में लिया था, और कुछ जैसे कैंसर माइक्रोवेव से होता है कि नहीं उसके बारे में हम बहुत ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कैंसर का सबसे बड़ा कारण है माइक्रोवेव का ओवरयूज, और ये जो आजकल एयर फ्रायर आए हैं उनका ओवरयूज, ऐसा कहना है डॉक्टर पुनीत धवन का। और ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था। कोइंसिडेंटली जिन डॉक्टर साहब का ये रेफरेंस दे रहे हैं, उन्हीं डॉक्टर साहब की रील को हमने आई थिंक लास्ट या उससे पहले के वीडियो में डिबंक किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। माइक्रोवेव डू नॉट कॉज कैंसर। कहते हैं कि खाना लोग आजकल फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं।
वो ये कहते हैं कि शरीर का इसको कोई फायदा नहीं है, इससे कैंसर सेल्स को बढ़ावा मिलता है आपके शरीर में, और ये माइक्रोवेव की किरणें इतनी ज्यादा खतरनाक है आपके शरीर के लिए। लोग कहते हैं कि हम खाना बनाएंगे, गरम करेंगे, टाइम लगेगा तो लगा लो, नहीं तो कैंसर होने के बाद आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी। Oh, he is just paraphrasing the whole thing. मतलब वो सेम चीज दोहरा रहे हैं, तो उनको पहले ही रोक दूं मैं। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। हम, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा उसका थंबनेल, जरूर जाकर देखिए। उन्हीं डॉक्टर साहब जिनको ये रेफरेंस दे रहे हैं, उनकी बातों को पैराफ्रेज कर रहे हैं बार बार, उन्हीं की बात को हमने डिटेल में डिबंक किया था, बताया था रिसर्च पेपर के वेरिफिकेशन के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, कि माइक्रोवेव इनफैक्ट इज बेटर एट रिटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। वो एंटीऑक्सीडेंट और बाकी सारे न्यूट्रिएंट को बचाने के लिए खाने में से नहीं निकलने देता, क्विक फ्लेम मेथड्स के कंपैरिजन में। और कुछ केसेस में तो एंटी कैंसरस कंपाउंड्स जो कुछ फूड्स में होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देता है। तो माइक्रोवेव इज बेटर इन दैट सेंस, तो नहीं करता कैंसर और आपका टाइम बचाता है। तो अगेन, डोंट लिसन टू हिम और दैट डॉक्टर साहब। तो साइंस का सरेआम तो इन्होंने कत्ल कर दिया बार बार, और एटू भैया तो ना रुकने के, पर हम तो इनको बोल ही सकते हैं कि अब तो बस करो एटू। आप भी कमेंट में जरूर लिखिएगा हैशटैग अब बस करो एटू, और गाली मत लिखिएगा प्लीज। हम किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कहीं से भी नहीं करना चाहते। सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तुरंत, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। स्पेशली उन लोगों को जरूर कीजिएगा जो इनको बहुत ज्यादा मानते हैं। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। देख लिया है तो ये वाला वीडियो जो अभी हमने रिसेंटली बनाया था वो जरूर देख लीजिए। मैं अपने ब्रेन का MRI करा के आता हूँ और मिलूंगा आपको इसी वीडियो में। तब तक जाइएगा नहीं कहीं पर। बी लॉजिकल।